नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एमएचआरडी टीचर में। मेरा नाम है अनुपम तिवारी, मैं एमपी में टीचर हूं और मैंने जो पिछला पेपर हुआ था वो दिया था और मेरे करीब 120 नंबर आए थे और 414 के करीब रैंक थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो लड़के बहुत ही परेशान हैं कि मेरा इतने में होगा कि नहीं होगा, मुझे चयन परीक्षा में मौका देने के पेपर देने के लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने की संभावना है और किस प्रकार ईएसपी का पैटर्न रहता है कि नंबर कैसे बढ़ते हैं या घटते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के ऊपर हमने अपने इसी चैनल पर वीडियो बना दी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला काम कैसे करता है और आपके नंबर कैसे घटते बढ़ते हैं। देखो, आपके नंबर तभी घटते हैं जब आपके नंबर जो उस शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके एवरेज मार्क्स से अगर आपके नंबर कम आए हैं तभी आपके नंबर घटते हैं। अगर आपके नंबर जो उस शिफ्ट में जिस लोगों ने पेपर दिया उनके एवरेज से आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो फिर आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। ये तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, जब आपने लैब में पेपर दिया है तो उसमें अंदाज़ा लग गया होता है कि हमारे नंबर सब लोगों से ज़्यादा हैं कि कम हैं कि एवरेज हैं। अगर उस लैब में भी आपके नंबर ज़्यादा हैं सभी लोगों से तो आप समझ लीजिए कि आपके नंबर घटने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम समझेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना देना चाहते हैं, जो लोग चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने बाल विकास अपने इस चैनल पर बाल विकास की हमने टू द पॉइंट, अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज बिल्कुल शुरू से वीडियो बना रहे हैं। पहले हमने कुछ टॉपिक की वीडियो बनाई जैसे जीन पियाजी, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। हम पूरी बाल विकास अपने इसी चैनल पर कंप्लीट करेंगे, तो चयन परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको देखें। इतनी आसान भाषा में हमने समझाया है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, हम इसमें बात कर लेते हैं कि जैसे जो देखो 10 तारीख से एमपी टेट के पेपर होने चालू हुए थे और करीब आज 30 तारीख है, तो 30 तारीख तक आज पेपर चलेंगे, तो लगभग ही ख़त्म हो गए हैं आज। ठीक है, तो हम अगर जब भी हम पेपर देते हैं तो एक ईएसबी पैटर्न के रूप में काम करता है या पैटर्न के रूप में अपने पेपर बनाता है। एक जैसे पेपर नहीं बनाते। जो देखो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला तो लगना ही लगना है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ अपने ऐसी ट्रिक करता है कि जिससे सभी बच्चों को एक सा पेपर ना मिले। ठीक है, तो जब शुरुआत में पेपर होता है तो किसी बच्चे को पता नहीं होता है कि पेपर कैसा आना है। ठीक है, तो इसलिए 10 तारीख की जो शिफ्ट के जिस लोगों ने पेपर दिया है उनको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। सबसे पहली शिफ्ट को उसको 10 से 15 नंबर तक का फ़ायदा हो जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, तो फ़ायदा ज़्यादा ही होता है। आप जब भी देखेंगे आपको पेपर में जितने नंबर होंगे तो फ़ायदा वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो फ़ायदा ही वाले कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं। नुकसान बहुत ही कम को होता है कि जिसके घटते तो हैं नंबर, ऐसा नहीं है घटते ना हो, 2-3 नंबर घटते हैं, 4 नंबर, किसी किसी के 10 से 12 नंबर तक घटते हुए देखे गए हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं। एक आधा रेयर केस में मिलते हैं कि बहुत ही कम बच्चों के ज़्यादा नंबर घटते हैं, लेकिन बढ़ते ज़्यादा लोगों के 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाती हैं। इसलिए आप तैयारी जरूर करते रहें। अब जैसे देखो 10 से 15 तारीख के बीच में हुआ था, तो शुरुआत के जो पेपर हैं उनका पैटर्न बिल्कुल अलग रहता है। तो शुरुआत के पेपर में आपका जो नंबर है बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे आप 15 तारीख के आसपास जाते हैं तो आपके नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ते और 15 तारीख के आपके नंबर घट भी सकते हैं अगर आपके नंबर एवरेज से कम रह जाते हैं तो उसकी स्थिति में। वहीं बात करें फिर 16 से 21 का एक पैटर्न बना है, तो 16 तारीख को बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और 21 तारीख तक कम रहती है। अब बात करें कि वहीं 22 की, तो 22 की आप लोगों ने देखा होगा कोई अलग प्रकार का थोड़ी पेपर आ रहा था, तो 22 को बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसी प्रकार 22 से 25 तक हम चलेंगे, तो 22 से 25 तक 22, 23, 24, 25 3-4 दिन ऐसे रहेंगे कि इसमें ये ऐसा एक स्टैंडर्ड का पेपर आया था, इसमें ज़्यादा घटने की संभावना नहीं लग रही है। एक नॉर्मल पेपर आया था, तो 22 से लेकर 25 तक बदल के पेपर आ रहे थे, तो इसमें ना ही 22 वालों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन 25 तक भी आपको फ़ायदा ही होगा, 2-3 नंबर का घाटा नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं वहीं 26 से 30 वाली शिफ्ट की बात करें। इसमें इंग्लिश मीडियम के 25 से बात करें तो 25 से 30 तक इंग्लिश मीडियम के चालू हो गए थे भरने। तो 30 इंग्लिश मीडियम मतलब जो पहले चल रहे थे वो संस्कृत वालों के चल रहे थे, पर भाषा इंग्लिश का चयन हो गया था 25 से 30 तक। ठीक है, तो इस एक अलग देखो हमने इसमें बांट दिया है। वैसे 25 को आप इसमें भी ले सकते हैं, तो 25 से या 26 से जिसके पेपर शुरू हुए उसका पैटर्न एक अलग प्रकार का हो गया था, तो उसके नंबर शुरुआत की शिफ्ट के बढ़ने की संभावना। 30 वालों के जो जिसकी लास्ट पेपर होता है तो उसको तो घटने की संभावना रहती है, क्योंकि उसने पूरे महीना भर के या 15 दिन के पेपरों का एनालिसिस किया है, तो उसको सबसे कम नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे 60 हैं, 61 हैं, तो क्या मेरे 75 हो जाएंगे? तो हाँ, आपके बिल्कुल भी हो सकते हैं। अगर आपके 62 है, 63 हैं, तो आपकी 10 से 15 नंबर तक बढ़ने की संभावना पूरी रहती है। अगर तब भी अगर आपका नहीं होता है तो आपका सीटेट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेंडिंग है। क्या पता अगर वो सीटेट को मान्य करती तो आप सीटेट की तैयारी जरूर करते रहें, और उससे अगर आप सीटेट को मान्य करता है तो आप सीटेट के बेस पर एमपी टेट की जो चयन परीक्षा होगी उसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसलिए 60-65 नंबर जिनके हैं, अगर वो ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं, 75 नंबर में जिनका सिलेक्शन होना
होना है, तो वो तैयारी करती रहे और इस उम्मीद ना छोड़ें। उम्मीद हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि घट जाएँ, लेकिन 75 नंबर वाले हैं जो जैसे जो 70 प्लस हैं और उनका OBC SC ST कैटेगरी है, वो तो बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करें कि हम 60-61 वालों का किस बेस पर कह रहे हैं। देखो क्या होता है, कुछ शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे वर्ग 2 में अभी हमने देखा था कि 10 से 15 क्वेश्चन तक गलत हो गए थे, तो उन क्वेश्चन के अगर आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं तब आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगता है, तब आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 15-15, 20-20 नंबर तक बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में हम 60-61 वालों का कह रहे हैं, अगर उनके शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं तब आपके बढ़ने की संभावना रहती है। उसी प्रकार अगर 70 प्लस किसी के नंबर हैं, देखो ऐसा तो होता ही नहीं है कि किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। तो 70 प्लस वाले तो बिल्कुल, अगर OBC SC कैटेगरी या EWS कैटेगरीज हैं तो वो तो बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहें। उनका तो श्योरिटी से हम कह सकते हैं कि 75 नंबर आएंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके 75 से कम होंगे, बाकी उनकी श्योरिटी से हो जाएंगे। वहीं बात करें जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर उनके 85 प्लस हैं, अब देखो 90 प्लस वाले भी परेशान हैं कि 95 है, जिनके 96, वो भी सोच रहे हैं कि हमारे कहीं नंबर इतने ना घट जाएँ। तो देखो घटने के लिए हो भी सकता है घट जाए, लेकिन ये संभावना बहुत ही कम रहती है, इसलिए आप बिल्कुल उम्मीद ना तोड़ें। 2-4 नंबर घटते हैं, बहुत ही कम स्थिति में घटते हैं कि आपकी ज़्यादा 10-12 नंबर घट जाएँ, लेकिन 1-2 नंबर घटते हैं। तो उस स्थिति में पहले आपके नंबर बढ़ेंगे भी तो, क्योंकि जिसके जैसे किसी के 92 है, 91, 92, 93 है, तो पहले उसके नंबर बढ़ेंगे भी। तो जो क्वेश्चन उनके गलत होंगे, आपने देखा भी होगा हमारे पेपर में कि जो कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत होंगे। जैसे आपके पेपर में 4 क्वेश्चन गलत निकले तो 4 क्वेश्चन का बोनस मार्क्स मिलेगा। उसके बाद अगर 2-3 घट भी गए तो वही 4 क्वेश्चन भी घट गए तो जहाँ के तहाँ तो रहे, ठीक है। इसी प्रकार जो 88-89 वाले हैं तो वो भी उम्मीद में रहें। देखो इसमें तो हमारे साथ ही हुआ था कि एक बच्चे का हमने देखा था कि 87-88 नंबर कुछ थे वर्ग 2 के पेपर में, और उसके डायरेक्ट 87 से 100 हो गए थे नंबर, मतलब 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं कि आपका नहीं होगा, आपको होने की पूरी संभावना है। इसलिए आप चयन परीक्षा में बने रहें, और CTET का अगर फैसला आ जाता है तो फिर तो आप CTET की भी तैयारी करते रहें, जिससे आप चयन परीक्षा में बैठ पाएँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि आंसर की, तो आंसर की कब तक आएगी, तो आंसर की बात करें जैसे ही आपके पेपर हो गए हैं, इसी 10 दिसंबर तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। और बात करें कि आपको आंसर की को डाउनलोड करके रखना है, तभी उसी की बेस पर आप ये समझ पाएंगे कि हमारे नंबर उसमें पेपर में रूम में कितने नंबर आए थे, क्योंकि उसके आधार पर आप उसको एनालिसिस करते हैं कि हमारे पेपर में इतने नंबर आए थे। क्योंकि जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपके नंबर नहीं लिखे रहेंगे कि आपने वहाँ पर कितने सॉल्व किए थे, उसमें गलत कितने हो गए, उसके बाद आपके कितने बड़े हैं और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने बड़े हैं। उसमें सिर्फ आपका ये लिखा रहता है कि आपका ड्रॉ स्कूल लिखा रहेगा, जिसमें आपके गलत क्वेश्चन भी ऐड होंगे, ठीक है। तो वो भी क्या पता पॉइंट में लिखा होगा कि 95 पॉइंट, उसमें ऐसा लिखा होगा 95.6, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा होगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, तो उसमें लिखा होगा आपके 100 हो गए तो 100 लिखा होगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखे रहते हैं, इसलिए आप उसको डाउनलोड करके रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा घोटाला भी हो जाता है। तो उस वजह से आप दिखा तो सकते हैं कि हाँ हमारे नंबर इतने थे और हमारे नंबर इतने हो गए हैं, ठीक है, इतने इन्होंने कर दिए हैं, ठीक है। उस आधार पर तो आंसर की आ जाएगी, 1 हफ्ते दिन उसके बाद मिला लें, उसके बाद करीब 1 महीने के आसपास आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारे नंबर कितने हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। आपको अंदाज़ा लग गया होगा। अब बात करें चयन परीक्षा की, तो चयन परीक्षा की 2025 में होने की संभावना आप समझ लीजिए कि जून तक होने की संभावना। उसके पहले वर्ग 2 का पेपर होगा मार्च अप्रैल तक, उसके बाद जून जुलाई तक होने की संभावना है कि चयन परीक्षा भी हो जाए। तो चयन परीक्षा की तैयारी में आप लगे रहिए। आप लोगों को देखो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जितने नंबर अगर आए हैं आपके 90 आए हैं, 95 आए हैं, 100 आएंगे, इससे आपका टेट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका सुपर टेट जिसे बोलते हैं मेंस एग्जाम है चयन परीक्षा, वो आपका क्लियर नहीं होगा। देखो जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें करीब 25,000 के करीब जगह थी, तब भी उसकी कट ऑफ 105, 107, 110 जनरल की गई थी, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इतने नंबर में हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए जब आपको पढ़ना है, अब मेंस पेपर होगा वो तो आपका टफ और ज़्यादा होगा, इससे तो टफ होगा ही होगा, ठीक है। जो भी मेंस पेपर होते हैं वो प्री से तो टफ हो ही जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बेहतर लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। EVS जो आपको बहुत ही ज़्यादा डराती है, उसके लिए आपको संपूर्ण GK पढ़ना पड़ेगा, जिसमें लिखा बस EVS रहता है, लेकिन उसमें हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि हाँ हमको GK GS पढ़नी है, ना कि इस प्रकार से कि हम MP टेट की EVS पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपकी अन्य वैकेंसी में काम आएगी। जैसे अगर UP में वैकेंसी आ जाती है तो उसमें भी आपको वो काम आएगी। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक भर्ती के भरोसे बैठे ना, इसलिए आप तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहें, ठीक है। और उसके हिसाब से आप तैयारी करें। मैथ भी बहुत अच्छे से करें, बाल विकास हम बहुत अच्छे से बिल्कुल शुरुआत से अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। आप एक बार देख के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत ही प्यार से हमने पढ़ाया है, 30 मिनट की वीडियो आपको शुरू में से मनोविज्ञान का पूरा इतिहास हमने पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो आपको ग्रामर भी उनकी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी संस्कृत की जो भी आप भाषा के रूप में चयन करें उनकी ग्रामर भी आप पढ़ें, तब ग्रामर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा
कि हाँ ये क्वेश्चन भी आते हैं तो इन क्वेश्चन को कैसे डील करना है। और पेडागॉजी जरूर पढ़ते रहें। जब आप बाल विकास पढ़ते हैं तो उसी के साथ आपकी पेडागॉजी भी ऐड हो जाती है। लेकिन पेडागॉजी भी अगर चयन परीक्षा होगी उसका भी सिलेबस या पैटर्न नहीं आया है, लेकिन उसमें पेडागॉजी नहीं हटेगी। तो पेडागॉजी को आप लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि पेडागॉजी जब आप लंबे समय तक पढ़ते हैं तभी आपके नंबर आते हैं। देखो जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो उनकी एक ही कमी रही है कि उन्होंने पेडागॉजी को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है। क्योंकि पेडागॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई टू द पॉइंट नहीं पढ़ा सकता है कि ये रखा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका हो जाएगा। उसको आपको रट नहीं सकते हैं, उसको आपको समझना होगा। तो उस पर आपकी समझ तभी विकसित होगी जब आपको उसको महीना 2 महीना आप उसके क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, उससे संबंधित आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपकी ये प्रैक्टिस होगी। इसलिए आप अभी से लग जाइए ताकि आपको चयन परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपके क्वेरी का जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आप चयन परीक्षा के लिए लगातार हम आपके साथ हैं। नमस्कार, धन्यवाद।